अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ मोहम्मद फैसल। बेटा एफएससी केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर 5 टॉपिक हमने जो आज पढ़ना है वो हमारा है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर या डुअल नेचर ऑफ हम लोग ने मैटर को क्या करना है डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक बहुत ही एक अच्छी सी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। उसमें ये कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि एटम होता है, एटम के सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और उसकी सराउंडिंग में जो शेल है ऑर्बिट है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे हमने सुना हुआ है और पढ़ते हुए ऐसे आ रहे। कभी हमने ये सोचा कि क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं। इट मीन कि हमारे पास प्रोटॉन क्यों नहीं शेल के यानी कि शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर ही क्यों है, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं है। इस बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक हमारा वो है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर या हम कहते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। हमने इससे पहले पढ़ा था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में ये कहते थे, उसने हमें 2 से 3 पोस्टुलेट बताया था। उसमें एक पोस्टुलेट ये था कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली ये जो लाइट होती है वो हमारे पास एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिनको हम लोग फोटॉन्स का नाम देते हैं। उसी में हमने पढ़ा कि बेसिकली लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर भी रखती है और वेव नेचर भी रखती है। यानी कि बेसिकली इस पार्टिकल से बात किया जो आप लोग बात कर रहे थे ना फोटॉन्स की, आप लोग बात कर रहे थे, आप लोग इसमें बात कर रहे थे एनर्जी के पैकेट्स की, वो बेसिकली क्या है हमको हम नाम दे रहे हैं पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स क्योंकि मूव करते हैं वो एनर्जी के पैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, दैट्स व्हाई हम उसको कहते हैं कि डुअल नेचर रख रही है। यानी कि लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है, पार्टिकल एंड आल्सो अ वेव। ये छोटे-छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं जो कि वेव की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। इसी चीज को 1924 के अंदर लॉइस डी ब्रोगली जो कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने इसी चीज को क्या किया था, मैटर के ऊपर एक्सटेंड करवाया था। ये कहता है कि जो वेव जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई एटम है या कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई भी हमारे पास मैटर है, ये मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। ये जो हमारे पास पार्टिकल है ये भी डुअल नेचर रखते हैं, यानी मटेरियल पार्टिकल नेचर भी रखते हैं और वेव नेचर भी रखते हैं। यानी कि ये भी जब मूव करते हैं तो हमारे पास द फॉर्म ऑफ वेव करते हैं। इस बात को इसने क्या किया था, प्रूव करने के लिए उसने एक इक्वेशन दी थी और इक्वेशन हमारे पास क्या है, लैम्डा इक्वल टू h ओवर m। इस इक्वेशन को हम लोग ड्राइव किस तरह करते हैं ये भी हम लोग इस इक्वेशन में क्या करेंगे देखेंगे। इस इक्वेशन के बारे में बताने के लिए और इस मटेरियल पार्टिकल जो है ये डुअल नेचर रखता है, इसके ऊपर इसको एक नोबेल प्राइज भी मिला था। तो हमारे पास ये लैम्डा है, हम लोग जब भी लैम्डा कहते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, वेव लेंथ होती है। तो हमारे पास ये लैम्डा क्या है, दिस इज अ बी प्रोबेबली वेव लेंथ, या हम लोग कहते हैं ये वेव लेंथ है। यानी कि वेव लेंथ होता है कि आपके पास क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक का डिस्टेंस, एटम से लेकर एटम तक का हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है। h यहां पर क्या है, तो हमारे पास हमने पढ़ा था प्लांक्स कांस्टेंट होता है और यहां पर m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है या मास ऑफ पार्टिकल होता है जो कि मूव कर रहा है, और v यहां पर क्या है, v हमारे पास स्पीड है जिस स्पीड के साथ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। डियर स्टूडेंट, अगर हम यहां पर इस इक्वेशन में देखें तो ये इक्वेशन के बता रही है कि हमारे पास जो मटेरियल पार्टिकल जो मैटर पार्टिकल है ये बेसिकली दोनों नेचर रखता है। जैसे यहां पर जो हम बात करते हैं इस लैम्डा की, दिस लैम्डा, ये जो लैम्डा है ये शो कर रहा है वेव लेंथ को। इट मीन कि ये मेरे पास वेव लेंथ का मतलब ये है कि जब भी कोई हमारे पास चीज जो होगी उसकी कोई वेव होगी उसी की क्या होगी, हमारे पास वेव लेंथ होगी। सेकंड नंबर पे हमारे पास यहां पर आ रहा है mv, और mv हमारे पास क्या होता है, mv हमारे पास होता है मोमेंटम। ये स्टूडेंट हमारे पास मोमेंटम का मतलब क्या है कि हमारे पास मास और वेलोसिटी का क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी पार्टिकल की, इसका मतलब ये है कि उसका कोई ना कोई मास भी होगा और उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमें बता रहा है कि ये बेसिकली वेव नेचर है, और ये वाला जो पोर्शन है ये हमें बता रहा है कि बेसिकली क्या है, पार्टिकल है। ये हमें वेव और पार्टिकल के बारे में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। दिस रिलेशन आल्सो शोज दैट कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके लिए, हमारे पास मोमेंटम के या प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। ये बातें तो हम लोग ने इसमें डिस्कस की। हमारे पास ये इस इक्वेशन को हम लोग किस तरह से ड्राइव करते हैं उसके बारे में हम लोग चलते हैं। ये स्टूडेंट हम लोग इस इक्वेशन को ड्राइव किस तरह से करते हैं, आप लोगों ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि बेसिकली एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके आप लोगों ने पढ़ा था, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर आपने क्या ये डायरेक्टली का पोर्शन जो हमारे पास जो साइन है इसको आपने खत्म कर, उसके लिए इक्वालिटी का साइन और साथ में कांस्टेंट लगाया था, इसको हमने बाद में नाम दिया था प्लांक्स कांस्टेंट। अब हमारे पास कोई इक्वेशन इज इक्वल टू x, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, इस तरह अगर हमने आइंस्टाइन की इक्वेशन हमने पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर भी, E इज इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर होता है। अब दिस वन इज द एनर्जी एंड दिस वन इज द एनर्जी, लेफ्ट हैंड साइड इनकी आपस में हम लोग अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड आपस में क्या होगी, आपस में क्या होगी, इक्वल। तो हमने कंपैरिजन किया जिसमें हमारे पास जो h म्यू है वो इक्वल किसके आ गया, mc स्क्वायर के।
ये स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन लिखी है v इक्वल टू एफ लैम्डा, इस इक्वेशन को आप लोग नाम देते थे वेव इक्वेशन का। अब यहाँ पर हम v की जगह पर हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं लाइट के हिसाब से, तो हमारे पास जो v है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे c, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, और हमारे पास f यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर हम लोग उसको u से स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास इस इक्वेशन को हमने ड्राइव कैसे करना है। हम लोगों ने हमारे पास क्लास इक्वेशन को देखा, हमने आइंस्टाइन को देखा, दोनों को कंपेयर किया, हमारे पास ये वाली फॉर्म है। फिर मैं आपको समझा रहा था कि बेसिकली वेव इक्वेशन होती है v इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें हमारे पास v जो है इसको हमने रिप्लेस कर दिया स्पीड ऑफ लाइट से, और f जो है फ्रीक्वेंसी को हम u से रिप्लेस करते हैं, और लैम्डा हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यहाँ पर न्यू यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालते हैं, इस लैम्डा को हम इधर आके क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब ये जो हमारे पास न्यू फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आई है c ओवर लैम्डा, इसको हम इस इक्वेशन के अंदर क्या कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा h और इसकी जगह पर आ जाएगा c ओवर लैम्डा, यानी c ओवर लैम्डा। ये इक्वेशन बन गई। इसमें हमारे पास ये जो c है, c से ये वाला c हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आ जाएगा h ओवर लैम्डा और यहाँ पर आ जाएगा m c। अब इस वाले लैम्डा को हमने निकाला, ये लैम्डा इधर आ जाएगा और ये m c इधर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें, दिस इज द c इज द हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, बेसिकली हमारे पास लाइट की बात होगी, बेसिकली फोटॉन्स की इक्वेशन है। लेकिन हम लोग तुम्हें बात कर रहे हैं पार्टिकल के लिए, तो पार्टिकल के लिए जो हमारे पास जो इसकी स्पीड होती है, जब हमारा पार्टिकल उसको हम लोग c की बजाय किससे रिप्लेस करते हैं, d से करते हैं। यही इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी लैम्डा इक्वल टू h ओवर m। अब इस इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये हमारे पास इक्वेशन ये बता रही है कि ये हमारे पास वेवलेंथ है, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, मोमेंटम होता है। ये इक्वेशन ये बता रही है कि हमारे पास जो वेवलेंथ और जो मोमेंटम है वो आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। या दूसरी फॉर्म में आप ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर स्पीड भी सेम रखते हैं, हम ये कहते हैं कि जो वेवलेंथ और मास जो होगा वो हमारे पास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी चीज का अगर मास जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। इस बात को आपने याद रखना। अब मैंने बताया था कि हमारे पास बेसिकली हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो इनके लिए हम लोग इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करें, हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास इक्वेशन है h इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h ओवर mv। तो यहाँ पर हमारे पास h इज अ प्लांक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34 जूल्स है। ये बेटा आपको याद होनी चाहिए। मास हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वो 9.1095 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31 होता है, और स्पीड यानी कि v हम लेट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई हाइड्रोजन का हमारे पास एटम था, उसमें जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास कितनी है, 2.188 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा है हमारे पास हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, उसकी स्पीड को हमने ये वाला लेट कर। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया वो 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9 मीटर है। तो आप लोगों को पता है बेटा जो 10 की पावर माइनस 9 होता है वो किसके इक्वल होता है, नैनोमीटर के इक्वल। तो ये मेरे पास जो वेवलेंथ आई किसकी इलेक्ट्रॉन की वो आ रही है 0.33 नैनोमीटर। इसका मतलब ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इसकी जो हमारे पास ये जो वेवलेंथ आनी है वो आनी है 0.33 नैनोमीटर, मतलब 10 की पावर माइनस 9, और ये बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी है। माइनस 9 इसका मतलब आप खुद से इमेजिन कर लें कि ये हमारे पास वेवलेंथ कितनी छोटी होगी। इस तरह हम प्रोटॉन की बात करें तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1836 टाइम हैवियर होता है देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि प्रोटॉन का मास जो होता है वो ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, हमारे पास कम होता है। अगर हम इस रिलेशन के हिसाब से देखें तो लैम्डा इक्वल क्या आएगा, h ओवर m। अब यहाँ पर h की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट है, यहाँ पर ये भी वही है। v की हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन की वेलोसिटी कितनी है, हमारे पास हम प्रोटॉन की वेलोसिटी भी सेम लेते हैं। अब हमारे पास हम देखते हैं यहाँ पर मास। अब देखिए इसका मास, प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। अगर मास ज्यादा है तो इस इक्वेशन को हम देखें तो मास ज्यादा होने की वजह से उसकी वेवलेंथ क्या आएगी, और कम। यानी कि इधर मैं जब उसको लिखूंगा तो 1836 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू लिखूंगा 9.1095 मल्टीप्लाई 10 की पावर वैल्यू देता हूं माइनस 31। ये 1836 टाइम इसका मास ज्यादा होने की वजह से इसकी वेवलेंथ और क्या आएगी, कम आएगी। मतलब ये वाली वैल्यू आपके पास प्रोटॉन रिवॉल्व करेगा तो उसकी वेवलेंथ जूम करती होगी, वजह क्योंकि मास ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, हमारे पास कम होगी। तो ये मैंने आपको इस चीज को आपने बताया। इस तरह अगर हम हीलियम की बात करते हैं स्टूडेंट, तो हीलियम बेसिकली हमारे पास क्या, हमारे पास हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, तो हमने कहा कि हमारे पास जैसे इसका मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। जैसे हमने लेट किया कि ये हमारे पास अगर वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास किसकी हो गई है, प्रोटॉन, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, इसमें उसकी वेवलेंथ और कम है। सेम है अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, हीलियम हमारे पास, उसमें से हमारे पास 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारे पास इसमें से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये हमारे पास जो हीलियम +2 होते हैं इसको हम नाम देते हैं किसका, अल्फा पार्टिकल।
अब इसके अंदर क्योंकि 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को हम लोग इक्वल लेते हैं, तो हमारे पास कितने होगा टोटल 4। वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन से कितना हैवी है 1836 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 7344। इसका मतलब अगर मैं हीलियम के लिए हमारे पास वेवलेंथ निकालूंगा तो जैसे इसकी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से प्रोटॉन की वेवलेंथ 1836 टाइम कम आई, इसी तरह ही जो हमारे पास हीलियम की जो होगी हमारे पास वेवलेंथ वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से 7344 टाइम क्या आएगी लेस आएगी। जिस तरह से मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होगी कम होगी। इस तरह अगर हम एक स्टोन एक पत्थर को लेते हैं उसका मास हमारे पास ओनली 1 ग्राम है, 1 ग्राम हम लोग क्या लेते हैं मास लेते हैं, उसको हम लोग 10 की पावर 3 किलोग्राम की है और उसकी वेलोसिटी हम लेट कर लेते हैं हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है। उसकी अगर हम वेव अगर हम लोग मैथ निकालते हैं उसकी हमारे पास आ रही है 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर -30 मीटर -30। इट मीन कि इट इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल। इसका मतलब अगर 1 ग्राम जो हमारे पास स्टोन है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी है तो आप लोग उसको क्या कर सकते हैं नहीं देख सकते, उसकी वेवलेंथ वेव नेचर को आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इस वजह से जब आप लोग भी मूव करती हैं तो आप लोग का भी मास इतना ज़्यादा होता है और इतनी उसकी वेवलेंथ कम होती है कि आप लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो जैसे जैसे किसी चीज़ का मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी वेवलेंथ क्या होती है कम, इस वजह से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मैंने शुरू में आपको एक बात बताई कि हमारे पास हम लोग कहते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। हम ये पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि हमारे पास एटम का सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है और टेनिंग न्यूक्लियस है इसके साथ बहुत छोटा और बाहर जो शेल्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कार्य इन्वॉल्व है। डियर स्टूडेंट हमारे पास अभी हमने देखा कि जब हमने इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ निकाली तो मेरे पास आ रही थी 0.33 नैनोमीटर ये आ रहा और जब मैंने प्रोटॉन की वेवलेंथ निकाली तो उसका 1836 टाइम ज्यादा होने की वजह से उसका मास उसकी वेवलेंथ कम है। अब जब इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसके अंदर अगर मैं आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इतनी ज्यादा है और हमारा न्यूक्लियस का डायमीटर इतना छोटा है कि वो इसके अंदर मूव नहीं कर सकता ड्यू टू इट्स मोर वेवलेंथ। बट अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की तो प्रोटॉन का मास ज्यादा होने की वजह से उसकी वेवलेंथ कम होने की वजह से हमारे पास उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि वो इसके अंदर आराम से क्या कर लेता है वो रिवॉल्व कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं डियर स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बैक शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं और आपके पास जो प्रोटॉन होते हैं उनका मास ज्यादा होने की वेवलेंथ कम होने की वजह से वो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है वो प्रेजेंट होता है। तो होप सो कि ये बयान जो मैं आपको बताना चाहता था वो आपको समझ आ गया होगा। तो आज हमने डिस्कस किया वेव नेचर के बारे में। इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाइजेनबर्ग और हम क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।